स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। जैसा कि वर्तमान के सभी एग्जाम्स के लिए भारत का अपवाह तंत्र यानी नदियों के बहाव की दिशा, नदियों के द्वारा बहाए गए मलबे, उनसे आने वाले बाढ़, बनने वाले झील, नदियों पर बनने वाली परियोजना, सिंचाई व्यवस्था, इन सभी को हम पढ़ेंगे और इन्हें हम अपवाह तंत्र के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को एक पॉइंट्स को बढ़िया से कॉपी में नोट करेंगे और इसको याद रखेंगे, क्योंकि भारतीय अपवाह तंत्र की ये मुख्य और विशेष बातें हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए काफी आवश्यक है। तो हम भारतीय अपवाह तंत्र की तीन महत्वपूर्ण नदियां, सिंधु तंत्र, गंगा तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र, इन तीनों नदी तंत्रों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन उनसे पहले हम अपवाह तंत्र में जो महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, शब्द हैं, जो बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं को हम एक बिंदुओं को हम अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद रखेंगे और इसके बाद तीनों तंत्र को हम देखेंगे। जैसा कि आपने देखा कि भारत नदियों का देश है, तो पूर्व से ही जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उसके बाद से ही भारत में कई नदियां, छोटी बड़ी, लगभग वर्तमान में 4000 नदियां हैं। 4000 नदियों से ज्यादा हमारे देश की नदियां थी, जिसमें करीब बड़ी, मध्यम और छोटी नदियां हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत नदियों का देश है और यही कारण है कि भारत कृषि में आगे था और कृषि प्रधान देश हुआ। तो भारत नदियों का देश है। बिल्कुल, भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हमारे आर्थिक डेवलपमेंट का यानी कि आर्थिक कामों में सबसे इंपॉर्टेंट थी कृषि, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान था है। पहले पूर्व में अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता से ही, तो हमारी पूरी इकोनॉमी कृषि पर ही निर्भर थी, इसीलिए कृषि प्रधान देश कहा गया और इस कृषि के लिए नदियों पर निर्भर रहते थे। तो भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान था। और जो पूर्व की नदियां थी, जितनी भी पूर्व की नदियां थी, ऐसा माना जाता है कि जब हिमालय की उत्पत्ति नहीं हुई थी उस समय हमारे यहाँ 33 सागर यानी कि पृथ्वी पे 33 सागर था। तो और जितनी नदियां थी सारी की सारी नदियां 33 सागर में गिरती थी। तो उसके बाद इन नदियों की अगर बात करें तो नदियां आदिकाल से मानव के जीविकोपार्जन का साधन रही। तो जीविकोपार्जन का मतलब क्या है? जीविकोपार्जन का मतलब कृषि, अगर हम बोलें तो जल मार्ग भी प्रदान करती थी। आवागमन के लिए जल एक अच्छा स्रोत होता था और नदियों के माध्यम से लोगों का आवागमन सुगम होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि स्ट्रक्चर यानी कि 33 सागर में जितने भी नदियों के द्वारा बहाकर मलबे ले जाए गए, उस मलबे के संघनित होने और कठोर बन के ऊपर उठने के कारण हिमालय की उत्पत्ति होती है। हिमालय और हिमालय की उत्पत्ति पहले नहीं होती है, पहले इसका आता है काराकोरम श्रेणी, उसके बाद उत्पत्ति होती है, काराकोरम को ही हम बोल सकते हैं बृहत हिमालय, उसके बाद आता है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय की उत्पत्ति होती है और उसके बाद तीसरी शिवालिक, शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति होती है। और इस प्रकार धीरे धीरे भारत में 4000 छोटी बड़ी नदियों की संख्या हो जाती है, जो कि हिमालय से निकलने वाली, ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां भी शामिल होती हैं। पहले पूर्ववर्ती नदियां, पहले की जो नदियां हैं उनको पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं और 4000 से ज्यादा छोटी बड़ी नदियां इसमें शामिल होगी। इनमें अगर हम सबसे बड़ी यानी अपवाह तंत्र के माध्यम से देखें तो सबसे बड़ी संख्या 23 बड़ी बड़ी नदियां हुआ करती थी, जिसमें वर्तमान में आज सरस्वती नदी नहीं है। और सरस्वती नदी के नहीं होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? जल विभाजक। सबसे बड़ा कारण है जल विभाजक। ये नदियां जो पूर्ववर्ती नदियां थी, इन नदियों का जल विभाजित हो गया।
सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों का जल विभाजित हो गया और ये जल विभाजक बने सिंधु और गंगा के बीच में दिल्ली नोज बोल सकते हैं उसको, या अरावली, दिल्ली कटक बोलते हैं उसको, उसके उठने के कारण। और दूसरा है आपका जो विंध्याचल पर्वत वगैरह है ये, ठीक है। और तीसरा शिवालिक नहीं, सह्याद्री। तो ये तीन बड़े जल विभाजक हुए, लेकिन जो दिल्ली कटक है उसके उठने के कारण सरस्वती नदी को पानी मिलना बंद हो गया और वह नदी लुप्त हो गई, विलुप्त हो गई। कहता है कि नदियों के रेखीय स्वरूप को प्रवाह रेखा कहते हैं। भाई प्रवाह रेखा किसे कहते हैं? तो नदियों के रेखीय स्वरूप को, जो नदी है वो रेखा के समान उसका स्ट्रक्चर बनता है, या यूं बोले तो सर्प के समान बनता है। तो उसमें जो नदियां बहती हैं, पानी को लेकर जाती हैं, उसे हम प्रवाह रेखा कहते हैं। जैसे कि नदी चली अपने पानी को लेकर और जिस रास्ते से मार्ग से गुजरेगी वह मार्ग कहलाता है प्रवाह रेखा। प्रवाह रेखा के जाल, यानी कि यह एक पूरा जाल बन जाता है नदियों का। ये अगर प्रवाह रेखा है तो इस प्रकार से एक जाल बन जाता है और उसे प्रवाह संजाल का नाम दिया जाता है। निश्चित वाहिकाओं से हो रहे प्रवाह को अपवाह कहते हैं। तो मूल क्वेश्चन कि भाई अपवाह किसे कहते हैं? तो निश्चित वाहिकाओं से हो रहे प्रवाह को, ऐसी वाहिकाएं जो निश्चित हो, यानी कि नदियां बार बार अपनी मार्ग न बदलती हो, निरंतर एक ही मार्ग पर चलती हो, उसे हम उस वाहिकाओं से हो रहे प्रवाह को ही अपवाह कहते हैं। और अपवाह के जाल को अगर ये 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 के श्रेणी में शामिल हो जाए और छोटी बड़ी नदियां इस बड़ी नदियों में शामिल हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। कहता है अपवाह का अर्थ क्या होता है? तो किसी क्षेत्र के जल को कौन सी नदी बहा कर ले जाती है, किस क्षेत्र से बहा कर ले जाती है, उससे ही हम अपवाह कहते हैं। और ये आपको पूरा याद रखना है कि अपवाह किसे कहते हैं, अपवाह क्षेत्र किसे कहते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आप होल्ड करके आप इसे नोट कर ले, कॉपी में एक असाइनमेंट बना ले, निरंतर वीडियो जाएगा। अपवाह की अगर हम बात करें फिर से, तो कहता है चट्टानों की प्रकृति। देखिए अपवाह किन बातों पर निर्भर करता है? जैसे नदियां पानी लेकर गई, ठीक है। अपवाह की अगर हम बात करें तो अपवाह किन बातों पर निर्भर करता है? जैसे नदियों में पानी तो आ गया, जल भराव हो गया, लेकिन वो नदियां अपने जल को लेकर कैसे जाएंगी? अब मान लीजिए कि पानी जो है ऊंचाई से उतरेगी, जल ऊंचाई से उतरेगा और नीचे, तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए? तो चट्टान की प्रकृति। अगर हम बात करें तो चट्टान की प्रकृति क्या है, तो ऐसे समझेंगे हम। सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई, नदियों का जो प्रवाह बाधित हुआ या उनके मार्ग बदले, इनमें सबसे बड़ा कारण चट्टान रहा और हिमालय की उत्पत्ति रही। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कैंतन चट्टान। तो ज्वालामुखी उद्गार से बने चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं, जैसे ग्रेनाइट वगैरह हो गया। तो इन चट्टानों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो उन चट्टानों को काट कर, जैसे आपके अवसादी चट्टान है, उन चट्टानों को, अवसादी चट्टानों को काटना नदियों के लिए काफी आसान है। तो नदियां जो है उन चट्टानों को काट कर आगे बढ़ती हैं। ऐसी नदियां हमारी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, जिन्हें हम पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। इन्होंने अपना मार्ग नहीं बदला, हिमालय की उत्पत्ति से पहले की नदियां हैं, हिमालय की उत्पत्ति हुई उससे पहले की नदी है, लेकिन उत्पत्ति के बाद भी इन्होंने अपना मार्ग नहीं बदला, हिमालय को काट दिया, उसकी श्रेणी को काट कर यह अपने निरंतर उसी क्षेत्र में अपने पानी को बहाते रह गए। ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। तो चट्टान की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरी बात आती है संरचना। तो इसकी संरचना कैसी है? ढाल से आती है, बरसात से उत्पन्न है, ग्लेशियर से उत्पन्न है, किस प्रकार से बना है, ऐसी संरचनाओं पर भी निर्भर करता है। इसके बाद है स्थलाकृति, स्थल का आकार कैसा है, मैदानी है, चट्टानी है, जिस तरह से होगा स्थलाकृति। उसके बाद ढाल पर भी निर्भर करता है, जिस प्रकार से नदियों को ढाल मिलेगा वैसे आगे बढ़ेगी। बहते जल की मात्रा, अगर बहते जल की मात्रा कम है तो वो अपना मार्ग अपने ढाल के हिसाब से खोजेगी। अगर न बहते हुए जल की मात्रा ज्यादा है या तेज है, उसका बहाव तेज है,
तो वो रास्ता खुद बना लेंगी, चट्टानों को तोड़ तोड़ कर भी आकार की घाटी का निर्माण करेंगी और वो चट्टानों को काट कर आगे की तरफ बढ़ेगी। तो ये भी अब बहुत बड़ी बात है, ये भी निर्भर करता है अपवाह भी में चट्टान की प्रकृति, संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहता जल, जल की मात्रा, बहाव सब निर्भर करता है। फिर कहता है अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं? भाई अपवाह द्रोणी का मतलब क्या है? एक नदी तंत्र, नदी तंत्र बोलते हैं, दिमाग में आना चाहिए कि वो नदी, देखिए नदियां जो है, कुछ नदियां छोटी छोटी होती है, बड़ी नदियों में गिर जाती हैं और बड़ी नदी अपने पानी को लेकर सीधा बड़े महासागर में, बंगाल की खाड़ी कहें या अरब सागर कहें, उसमें अपना पानी गिरा देती है। तो अपवाह तंत्र में अपवाह द्रोणी की बात करें तो नदी तंत्र सहायक नदियों सहित जो अपवाहित क्षेत्र में निकलती है, गुजरती है, उसे हम अपवाह द्रोणी की श्रेणी में रखते हैं, उसे अपवाह द्रोणी कहा जाता है। जल विभाजक की बात देखिए, यही मैं अभी बोल रहा था, जल विभाजक एक अपवाह द्रोणी को दूसरे अपवाह द्रोणी से अलग करने की सीमा, बाउंड्री है। एक अपवाह द्रोणी है, अगर उदाहरण के रूप में देखें तो एक अपवाह द्रोणी जैसे मान लेते हैं हम गंगा मान लिए, और दूसरा अपवाह द्रोणी अगर हम सिंधु मान ले, तो इन दोनों के बीच में जल विभाजक का काम कौन करता है? तो अरावली से उठने वाली दिल्ली कटक, सीधा याद रखिए, अरावली से उठने वाली दिल्ली कटक, और दिल्ली कटक ही जो है इनका जल विभाजक है। तो जल विभाजन के कारण ही नदियों, इसके कारण भी नदियों का मार्ग जो है वो बदल गया, इनके उठने के कारण भी। फिर कहता है नदी द्रोणी की बात करें तो बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। बड़ी बड़ी जो नदियां हैं उनका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, तो नदियां जल ग्रहण क्षेत्र कहां से करेगी? तो जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो नेपाल से निकलने वाली नदियां, तिब्बत से निकलने वाली नदियां, फिर ये कहता है बरसाती, ये वर्षा भी इसका कारण हो सकता है, ग्लेशियर भी एक हो सकता है। तो जल ग्रहण क्षेत्र, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं, जिसमें छोटी छोटी जलधाराएं होती हैं और मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण कर देती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जल संभर, तो याद रखेंगे जल संभर जो होती है ये छोटी नदियों एवं नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र होती है। तो छोटी नदियों और नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? जल संभर कहा जाता है। तो जब भी नदी द्रोणी और जल संभर में कहेगा तो जल के बड़े आकार को नदी द्रोणी, छोटे आकार को जल संभर के नाम से जाना जाता है। समुद्र में मिलने वाले कारक, मिलाने वाले अगर इन कारकों पर अगर हम ध्यान दें तो भाई समुद्र में, नदियों के समुद्र में मिलने का कारण क्या है? वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण नदियां समुद्र में मिल जाती हैं? जिसमें पहला कारण बनता है भूतल का ढाल, यानी कि जो जैसे हिमालय की उत्पत्ति धीरे धीरे हुई, हिमालय ऊपर की तरफ उठा, जो उसकी धरती की यानी कि भूभाग का जो ढाल बना, कुछ बन गया बंगाल की खाड़ी की तरफ, कुछ अरब सागर की तरफ बन गया। भौतिक संरचना, हमारी भारत की भौतिक संरचना बनावट जैसी है, उसके आधार पर भी जल प्रवाह और जल की मात्रा और जल का वेग, ये सभी मूल कारण है पानी का यानी कि जल का महासागरों में मिलने से और समुद्र में मिलने से। फिर कहता है पूर्ववर्ती नदी, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बृहद हिमालय को काटकर अपनी दिशा पूर्वत बनाए रखने वाली नदियों को ही हम पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। अर्थात ये नदियां पहले से थी लेकिन बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई, फिर भी इन नदियों ने अपना मार्ग नहीं बदला, बृहद हिमालय को काट दिया। ऊंचाई के दृष्टिकोण से हिमालय के 3 भाग है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक सबसे नीचे। तो बृहद हिमालय को काट कर ये नदी आगे की तरफ बढ़ी, ये नदियां पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं, जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों, और तीनों पूर्ववर्ती नदियों की श्रेणी में आती हैं। फिर उसके बाद कहता है कि गॉर्ज, गॉर्ज यानी कि जिसे महाखंड कहते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि सिंधु नदी जो है यह मानसरोवर झील से निकलती है और मानसरोवर झील से निकलकर भारत में प्रवेश करती है, और जैसे जम्मू कश्मीर में आती है सिंधु नदी, एक सिंधु गॉर्ज का निर्माण करती है। इसे जम्मू कश्मीर में सिंधु गॉर्ज के नाम से, यानी महाखंड, ऊंचाई से गिरेगी, बड़े खड्डे का निर्माण करेगी, जिसे गॉर्ज कहेंगे। फिर जैसे सतलज नदी है
तो ये भी वहीं से निकलती है, मानसरोवर के समीप, मानसरोवर के समीप राकस्थल से निकलती है। और सिपकिला गॉर्ज, क्योंकि एक सिपकिला दर्रा है और हिमाचल प्रदेश में है, तो हिमाचल प्रदेश में सिपकिला गॉर्ज गड्ढे यानी कि महाखड्डे का निर्माण करती है। और फिर है आपका कोरबा गॉर्ज, तो कोरबा गॉर्ज ये अरुणाचल प्रदेश में, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। क्योंकि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये नाम चबरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश को काट कर गिरती है, जैसे गिरती है वैसे ही कोरबा गॉर्ज यहाँ बनता है, महाखंड का निर्माण करती है ये। उसके बाद अगर हम बात करें तो हिमनद की बात करें, हिमनद इंग्लिश ग्लेशियर इसको कहते हैं, हिमनद यानी कि बर्फ का बड़ा सा पहाड़, बड़ा बड़ा पहाड़ हिमनद कहलाता है। और कहता है कि बृहद हिमालय के लगातार ढहते रहने के कारण वर्षा के जल से नदी घाटियों का विकास हुआ। तो हिमनद के बारे में समझेंगे। सबसे पहले टेथी सागर में बृहद हिमालय उठने लगा, उड़ते 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 उस पर वर्षा हुई, वर्षा होने के बाद उसमें वर्षा का पानी जमना शुरू हुआ, जमते जमते वो धीरे धीरे निरंतर उठते रहा और वर्षा का पानी उस पर जमते रहा। तो सबसे पहले नदी वहां पे सबसे पहले क्या बना, नदी घाटियां बनी। वो नदी घाटी धीरे धीरे उठती गई और वो नदियां जमना शुरू हो गई, वो नदी घाटियां जमने लगी और जमते जमते हिमनद का निर्माण हुआ और फिर उसकी ऊंचाई बढ़ती गई और समय के साथ ये हिमनद पिघलने लगे, नीचे से पिघलने लगे और उनसे निकलने वाला पानी जो कई सरिताओं में बंटने लगा, जलधाराओं में, और फिर वो एक होकर नदियों का निर्माण करने लगी। तो इस प्रकार हिमनद, जैसे कि आपने सुना, आपने पढ़ा गंगा नदी, या पढ़ेंगे अभी तो हम आगे पढ़ाएंगे। गंगा नदी का निर्माण जो हुआ है वो गोमुख हिमानी ग्लेशियर से हुआ है। जमुना नदी का निर्माण जो है वो भी आपका ग्लेशियर से हुआ है। तो इस प्रकार अगर देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी चेमायांगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार से सिंधु नदी ग्लेशियर के पानी से ही बने, मानसरोवर झील से सिंधु नदी, और कई नदियां हैं जो ग्लेशियर से निकलती हैं, भारतीय कई ग्लेशियर से, जो कि पानी नदियों को अपना जल देते हैं और सालों भर उनमें पानी भरा रहता है, वो हिमनद ही उनकी सहायता करते हैं। अगला हम बात करें अनुवर्ती नदी। देखिए दो शब्द हैं, एक आपने देखा पूर्ववर्ती नदी, उसका अपोजिट अनुवर्ती नदियां हैं। अब क्या हुआ कि हिमालय में ढाल बना और जैसे ढाल बना, ढाल बनने के पश्चात उस ढाल के अनुरूप जो नदियां निकली उन सभी नदियों को ही क्या कहते हैं, अनुवर्ती नदियां कहते हैं। तो इन अनुवर्ती नदियों को आप ऐसे समझ लीजिए कि सबसे पहले बृहद हिमालय बना, उसके बाद लघु हिमालय बना और उस पर ग्लेशियर बने, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, और ग्लेशियर से जो पानी बर्फ पिघल कर जो पानी का रूप लिया और ढाल के रूप में जैसे जैसे ढाल मिलते गया वो नदियां नीचे उतरती गई। ऐसी सारी नदियों को जो ढाल के अनुरूप अपना मार्ग बनाई उन्हें अनुवर्ती नदियां कहते हैं। अब पूर्ववर्ती नदी उसे कहते हैं जो पहले थी, हिमालय की उत्पत्ति के बाद भी हिमालय को काट कर अपना रास्ता बनाई, उसे कहते हैं पूर्ववर्ती नदी। फिर आगे बढ़ेंगे और कहता है बृहद हिमालय की नदियां। तो बृहद हिमालय की नदियां कौन कौन सी? अभी हमने आपको बोला कि हिमालय को 3 भागों में बांटा गया, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। शिवालिक सबसे नीचे की भाग है ऊंचाई के हिसाब से, सबसे कम, उसके बाद मध्य हिमालय, सबसे ऊपर बृहद हिमालय। तो इसमें यमुना, गंगा, काली गंडक, गढ़काली नदी, गंडक, कोसी, तीस्ता, ये सभी नदियां बृहद हिमालय की नदियां हैं। और इसकी अगर हम बात करें तो ये वो नदियां हैं, बृहद हिमालय की नदियां हैं, जिन्होंने लघु हिमालय को काटकर, शिवालिक को काटकर इन्होंने अपना रास्ता बरकरार रखा, पूर्व की तरह रखा। ठीक है, इसलिए इन नदियों को हम पूर्ववर्ती नदियां भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी अपना रास्ता बदला नहीं, इन्होंने लघु हिमालय को और शिवालिक हिमालय को काट कर अपना रास्ता खुद बनाया इन्होंने। तो इस प्रकार से हम इन्हें भी पूर्ववर्ती नदी के नाम से जान सकते हैं। फिर कहता है कि अगर अपवाह तंत्र की बात करें तो भारतीय अपवाह तंत्र का
जितना भी अगर हम उस जल को 100% में डिवाइड करें तो 77% नदियों का पानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है और 23% जो पानी है वो अरब सागर में गिर जाता है। तो ये अपवाह तंत्र का ये मेन जो पॉइंट्स है जिससे आपको पूरा जीवन याद रखना है, जनरल कंपटीशन के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे निरंतर पढ़ें और अगले वीडियो में हम लोग सिंधु तंत्र की नदियां और सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और पूरा ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो वर्तमान में आने वाली सभी बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस, आरपीएफ, जीके बेस्ड जितने एग्जाम हैं उसके लिए आप निरंतर हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।